गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 7th का चैप्टर 3 हिंदी रीडर हिंदी उत्कर्ष जो है हमारा, वो हम लोग आज पढ़ेंगे तारों की दुनिया में। ठीक है, तो नाम से हमको स्पष्टता दिख रहा है कि ये जो विज्ञान से संबंधित लेख है। तो ये चैप्टर जो पूरा है वो किससे रिलेटेड हो गया है, विज्ञान का लेख है ये। और जो इसके राइटर हैं, जो इसके लेखक लेखिका हैं, वो क्या है, वो लेखक कौन है इसके, जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, तो तारों की दुनिया में हम लोग इसका जो है पाठ को उसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है जयंत विष्णु नार्लिकर ने बताया है कि विज्ञान जो है समस्त हिंदी शब्दावली से परिचित करवाना आप लोगों को, मतलब कि हम लोगों को, और पौराणिक कथाओं में नक्षत्र मंडल की उपस्थिति की जानकारी देना, सूर्य चंद्रमा तारों ग्रहों आदि के बारे में विज्ञान सम्मत सारी जानकारी जो है हम लोगों को देना इस पाठ के माध्यम से। और धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ध्रुव तारे की स्थिरता का मुख्य कारण बताना। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इनके उद्देश्य है। और पौराणिक मान्यताओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच समानता व अंतर को समझाना। तो इस तरह जो है जयंत विष्णु नार्लिकर ने हमको इन उद्देश्यों के माध्यम से इस पाठ को समझाने की कोशिश की गई है, जो हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं। और ये जो है विधा है वो आपको मैंने बार बार बता दिया है, फिर से रिपीट करती हूँ, विज्ञान लेख है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं कि शाम के समय जो हमको रात में हमको तारे दिखाई देते हैं। सूर्य की क्षितिज के नीचे, यानी क्षितिज किसे कहेंगे आप, जहाँ पे आसमान और जमीन के मिलने का जो बिंदु है। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश का हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। यानी सूर्य जब है यहाँ जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद तक भी हमको थोड़ा सा प्रकाश यानी कि उजाला सा दिखाई देता है। यानी पूरी घनी अंधेरी रात नहीं होती है कुछ समय तक, क्योंकि हमारे पास क्या तारे हैं और चंद्रमा की रोशनी, इसी वजह से हमको पूरा घना अंधेरा नहीं होता है। वो सिर्फ अमावस्या की रात पे होता है जो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। इसलिए जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और ना ही वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और वे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि वो जो है सुबह भी रहते हैं और शाम को भी रहते हैं, लेकिन हमको जो सूर्य का प्रकाश होता है सुबह के समय, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता। और इसलिए जब सूर्य छिप जाता है, सूर्य अस्त जाता है, तभी हमको रात में जब चंद्रमा उदय होता है तभी हमको तारों की चमक दिखाई देती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे जो है लुप्त होते हैं। यानी चंद्रमा की इतनी तेज जो रोशनी होती है ना, उसमें भी जो बहुत से जिन तारों की रोशनी कम है वो भी छुप जाते हैं। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। तो यानी कि उसकी इतनी पावर, यानी कि 100 वाट का जो पावर 100 वाट पावर का जो बल्ब है उसमें उसको भी 1 फुट दूरी पे देखने पे जो हम दुस्साहस करते हैं, हमारी आंखें चकाचौंध, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकाशवान होता है। किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना तेज लगेगा। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है। सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश, यानी कि सूर्य से जो है उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, वो वाला प्रकाश है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वाले ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूर्व से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो अधिकांश तारे जो है वो सूर्य की तरह पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं। हमें पता ही है कि सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में और पश्चिम में अस्त होता है। ये हम लोगों को अच्छे से पता है, और नहीं पता तो आप लोगों को पता लग गया होगा। पर एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नजर आता है, वही है ध्रुव तारा। पर जो एक तारा है जो हमको कक्षा, यानी कि जो वो सूर्य के जो तारे हैं उन कक्षा के, यानी कि उसके जो ग्रुप के अलावा जो अलग से नजर आता है वो होता है ध्रुव तारा। और ये सबसे पहले जब आप देखना कभी शाम के समय, संध्या के समय, सबसे पहले ये उदय होता है। आप लोगों को अब चमकीला से दिखेगा, वो ध्रुव तारा ही होता है।
जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व दिया गया है। अब वो हम पौराणिक जो कथा है उसे हम देखेंगे कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। ठीक है, उनकी दो रानियां थी, क्या नाम था उनका? सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को, यानी सुरुचि का जो बेटा था उसका नाम क्या था? उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र, यानी जो दूसरी बीवी थी, उनकी दूसरी पत्नी थी, सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने वहां उसे जबरदस्ती हटा दिया कि भाई मेरा बेटा उत्तम ही यहाँ बैठेगा। इस घटना से शुद्ध होकर, यानी कि दुखी होकर, बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिताजी तो मेरे को भी गोद में बैठने का हक होना चाहिए, ये उत्तम को ही क्यों बिठा रहे हैं? तो इसी से वो क्या गुस्सा हो गए और शुद्ध होकर उन्होंने क्या करा? भगवान शंकर की खूब आराधना करी, खूब पूजा पाठ करी। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तब जब भगवान शंकर उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने कहा, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया ना जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। तो हमने जाना है इस पौराणिक कथा के माध्यम से कि जो है जब ध्रुव तारे को जगह नहीं मिली और उसने बोलना चाहा कि भाई मुझे ऐसी जगह दो जहाँ से मैं हटाया जा ना सके, क्योंकि उसके मन में ये विचार कौन रहा था कि मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने को नहीं मिला। देखो इसमें यहाँ पे अभी आप देखो इस वाले पिक्चर में, देखो यहाँ पे ये जो है ये ध्रुव तारा है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपका ध्रुव तारा। आप कभी भी देखना शाम के समय जो सबसे पहले जब सूर्यास्त होता है तब जो है हमारा चंद्रमा निकलने लगता है, जब तब आप देखना चंद्रमा के साथ ही एक तारा जो हमको दिखाई देगा वही हमारा ध्रुव तारा है। ठीक है, अब देखो किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। यानी लोक कथाओं में गढ़ से मतलब लोक कथाओं के माध्यम से कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता है, यानी विज्ञान की जो तरक्की होती है के कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती। मीमांसा मतलब कि वो भी एक क्या बन जाती है? एक जो है ये मंडल बन जाता है, एक तरह का जो है पाठ्य पुस्तक के सहायता के हिसाब से बन जाता है, और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। यानी कि जो अभी मैंने आपको जो अभी अपने कहानी पढ़ी उत्तानपाद वाली, तो वो क्या लोक कथा जो है वो एक मनोरंजक ही नहीं है, उसके साथ में हमको ये भी पता चला है कि ध्रुव तारा जो है किस तरह उदय हुआ और ध्रुव तारा की क्या कहानी थी, हमने ध्रुव तारे के बारे में जाना उसके माध्यम से। तो यही है कि एक लोक कथा है जो बाद में क्या है, वो मनोरंजक कहानी का रूप ही नहीं है, बल्कि वो क्या है जो बाद में एक पौराणिक कथा ही नहीं है, बल्कि उससे कई जो है विज्ञान की चीजें भी जुड़ी हुई हैं। यही इस पाठ के माध्यम से हमको जो है जयंत नार्लिकर समझाना चाह रहे हैं। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक दूरी पर घूमती है। यानी कि जो है पृथ्वी के जो गेंद का रूप धारण कर रखा है, मतलब हमको जो दिखता है हमारा जो अनुमान है, और उसके जो चारों तरफ जो घूमती है, दूरी पर घूमती पृथ्वी, इस धारणा के अनुसार, यानी सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी, इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश का स्रोत है जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। ध्रुव तारे गेंद की दूरी पर होने के कारण नहीं घूमता। जो ध्रुव तारा है वो क्या है, गेंद की दूरी पर, इसके बिल्कुल पास में होने के कारण नहीं घूम सकता। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो, गेंद की सतह पर दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का जो है खंडन, यानी कि इसका जो विरोध किया अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में। किसमें किया उन्होंने इसका विरोध? आर्यभट्टी में। और उन्होंने ये दलील दी, उन्होंने ये विचार दिया कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुओं जैसे पेड़ और मकान जो स्थिर है, जो हट नहीं सकते, पेड़ भी क्या बहुत ज़्यादा आंधी आने पर ही वो उसका विनाश होने पर या कोई सूख जाने पर या उसकी उम्र होने पर निकलेगा, और जो है मकान वो भी जो है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आंधी तूफान आएगा तभी वो मकान वहाँ से ढहना होगा। ठीक है, इस तरह तो वहाँ पे मोस्टली वो इजी वे में नहीं हटते। तो पेड़ मकान आदि जो है वो नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है। उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे हम देखते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा होगा बचपन में, हम लोगों ने भी, क्या है आप लोग भी कर सकते हैं इसको, कि हम लोग चल रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि तारा जो है हमारे साथ साथ चल रहा है, या सूर्य जो है हमारे साथ साथ चल रहा है, या चंद्रमा जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है। अगर हम पीछे चल रहे हैं तो वो भी हमारे पीछे चल रहा है, अगर हम साइड चल रहे हैं तो वो भी हमारे साइड चल रहा है। तो इस तरह ही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जयंत नार्लिकर कि जो इसलिए आर्यभट्ट का दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे जो है स्थिर है और
हमारी पृथ्वी भी हमारी अपनी उत्तर दक्षिण ध्रुव पर ही घूमती है। हमको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तारे चंद्रमा सूर्य जो है हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आप लोग इस एग्जाम्पल को अप्लाई कर सकते हो। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं। अगर हम घूम रहे तो हमको ऐसा लगता है तारे भी हमारे साथ घूम रहे हैं। लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने सही दलील का समर्थन नहीं किया और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक उपेक्षित रहना पड़ा। 10 शताब्दियों तक, देखो 10 यानी कि 100 वर्षों की शताब्दी होती है, तब उसको अपेक्षा यानी कि उसकी कोई मान्यता नहीं मिली थी। 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे जो स्थिर पृथ्वी की कल्पना है वो दोलायमान होती चली गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो वैसे वैसे जो स्थिर पृथ्वी है उसकी जो है कल्पना जो है वो दोलायमान होती चली गई है। यहाँ पे जो है इसका अर्थ के लिए आप पूछेंगे कि भाई दोलायमान क्या है, हिलना, ठीक है। तो जैसे वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना यानी कि जो हिलना है, पृथ्वी का जो घूमना है, मूवमेंट है, दूर उस दूरी पे जो चक्कर लगाना है वो हमें बाद में दिखाई दी। तो दोलायमान का अर्थ क्या हो गया, हिलना, ठीक है। आज हम ओके चिल्ड्रंस, तो ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। ओके, थैंक यू।